तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने रेट लॉ तक पढ़ लिया था, अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास में दो अलग अलग तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और एक इंटीग्रल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसके प्रोसेस को एक बार देखना है और उसको ध्यान रखना है। तो हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मान लो अपने पास में कोई रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक जा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी वाली इक्वेशन की जगह पर डायरेक्ट एक सिंपल इक्वेशन लिख दी है। ये आर का मतलब है रिएक्टेंट्स और पी का मतलब है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट के हिसाब से हम लोग रेट कैसे देते हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर से देते हैं। और रेट लो इसके हिसाब से हम लोग कैसे लिखते हैं, के आर टू द पावर ऑर्डर, जो पावर में होता है उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेम चीज है इसलिए दोनों को इक्वल रख रहे हैं। माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर ऑर्डर। ये जो आया है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, देखो जो हम लोग पढ़ा करते थे डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी ये एक तरह का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब ऐसा कुछ किसी इक्वेशन में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसलिए ये जो इक्वेशन आई है ये एक टाइप का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ठीक है, अब ऑर्डर चेंज होएगा तो उसके हिसाब से जो इसकी फॉर्म से वो चेंज हो सकती है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर जीरो रख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे, इस तरीके से। ठीक, तो हमारे लिए एक एग्जांपल है बुक में 2HI इजिकल टू S2 प्लस I2। ये इक्वेशन जीरो ऑर्डर की हुआ करती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू के आर मींस रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, HI है, और टू द पावर ऑर्डर की जगह पर क्या लिख देंगे, जीरो। तो हम लोग रेट लो को लिखेंगे के HI टू द पावर जीरो, क्योंकि इसका ऑर्डर जीरो है। और इस तरह से जब हम लोग इसकी रेट लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा करते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसके मोल से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने 1 मान रखा है तो किसी से भी डिवाइड नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 है, इसलिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट क्या हो जाएगी, -1/2 डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI। लेकिन जब इसी रेट को हम लोग H2 और I2 की टर्म्स में लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्लस लगा करता है, इसलिए डी बाई डी टी ऑफ H2 ये तो इसके रेस्पेक्ट में, और इसके लिए हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ I2 ये I2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के हिसाब से इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो हम लोग रखते हैं, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, -12 डी बाई डी टी ऑफ HI ये रहा, फिर के HI टू द पावर जीरो। अब कोई भी वैल्यू टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है तो ये वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी और हमारे पास में खाली के आएगा। तो इस वाली इक्वेशन के लिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -12 डी बाई डी टी ऑफ HI इज इक्वल टू के। इस तरह से हम लोगों को कोई इक्वेशन लिख के दे देता है तो हम लोग उसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशंस इनको कैसे लिखा करते हैं। तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखेंगे, दो रिएक्शंस के लिए ही लिखेंगे। तो मान लो अपने पास में कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रेट लो कैसे लिखेंगे भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो देखो यहाँ पर HI टू द पावर जीरो था, ये टर्म हट गई थी, केवल के आता है, तो हम लोग लिखेंगे रेट लो रेट इज इक्वल टू जस्ट के। अब हम लोग इस वाली मेथड को यहाँ पर काम में ले रहे हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इज इक्वल टू जस्ट के हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इज इक्वल टू के। अब डी टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के डी टी। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो थोड़ा सा याद करो कि इंटीग्रेशन dx की वैल्यू होती है जस्ट x। ठीक है, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन dr की वैल्यू होगी जस्ट r, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dt आएगा, इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन dt, ये इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x था, इसी तरीके से इंटीग्रेशन dr कितना हो जाएगा r और इंटीग्रेशन dt कितना हो जाएगा t। अब जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब लिमिट नहीं यूज कर रहे होते हैं, तो लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दिया करते हैं, इसलिए इसके इंटीग्रेशन के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन t इक्वल टू जीरो पर स्टार्टिंग में r की कंसंट्रेशन हम लोगों ने r0 मान ली। ठीक है, कोई ना कोई अमाउंट तो हम लोग रिएक्टेंट का लेंगे ना, तो यहाँ पर t इक्वल टू जीरो रख देते हैं, ये चीज हट जाएगी, ये लिख दिया हम लोगों ने।
और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधे सीधे c इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि r की जगह पर हम लोगों को r नहीं लिखना, r0 लिखना है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन क्या है, r0। यहाँ पे ये जो rt लिखा हुआ है इसका मतलब है टाइम t पर कंसंट्रेशन ऑफ r। हम लोगों ने यहाँ पर r0 लिखा हुआ है, तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस r0। c की वैल्यू यहाँ रख दो माइनस r0, तो यहाँ से हमारे पास में rt की जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो rt इज इक्वल टू माइनस kt प्लस r0। इसको हम लोगों को याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट की इक्वेशन क्या आती है, rt इज इक्वल टू माइनस kt प्लस r0। अब उस इक्वेशन से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे, मतलब रेट कांस्टेंट निकालेंगे, तो वो आएगा r0 माइनस rt डिवाइडेड बाई t। इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ध्यान रखना है, चाहो तो पहले वाली इक्वेशन याद करो, चाहो तो इसको याद करो, ठीक है। अब देखो एक ग्राफ को हम लोगों को नोटिस करना है जो हम लोगों को एग्जाम में पूछ रखा है। तो हमारी इक्वेशन क्या हुआ करती थी, हमारी इक्वेशन होती थी ये rt इज इक्वल टू माइनस kt प्लस r0, ये हमारी इक्वेशन हुआ करती थी। इसको हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पे रखो, टाइम को हम लोगों ने x एक्सिस पर बनाया और कंसंट्रेशन को हम लोगों ने y एक्सिस पर बनाया। तो t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन कितनी आएगी, r0, इसलिए स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है टाइम t इक्वल टू 0, ये 0 वाला पॉइंट था, ये हम लोगों ने r0 शो कर दी, ठीक है। फिर विद टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन लीनियरली कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है ये लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुआ करती है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन की ग्राफ है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना करेगी, ठीक। अब थोड़ा सा याद करो, y इक्वल टू mx प्लस c एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसमें y और x में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो इसमें rt और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो m होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्लोप होएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के। तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप कितना है, माइनस के, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखो क्या हो रहा था, t क्या था, टाइम डिफरेंस था, दरअसल 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो मान लो स्टार्टिंग वाले टाइम को हम लोग t1 से लिखते हैं और बाद वाले टाइम को t2 से लिखते हैं, तो जो टाइम डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा t2 माइनस t1। पहले क्या था, t माइनस 0, t माइनस 0 को हम लोग t लिख रहे थे, अब लिखना पड़ेगा t2 माइनस t1। फिर देखो r0 मीन्स क्या था, शुरू वाली कंसंट्रेशन, और rt मतलब क्या है, टाइम t पर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो टाइम ले रखे t1 और t2, तो r0 की जगह क्या लिखेंगे, शुरू वाली कंसंट्रेशन मतलब r1, r0 की जगह r1 लिख दिया, और rt क्या था, बाद वाली कंसंट्रेशन, ठीक है। तो rt की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, r2। तो हम लोगों को मान लो t1 पर r1 कंसंट्रेशन दे रखी है और t2 पर r2 कंसंट्रेशन दे रखी है, तो k की वैल्यू आएगी r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 से। इस पर हम लोगों को न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। अब तो आगे चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। हम लोगों को दोनों के मेथड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मेथड समझने, लेकिन इनको एक तरीके से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका डेरिवेशन हम लोगों से नहीं पूछा जाता। हम लोगों को इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, जैसे ये फॉर्मूला बन गया तो उस पर क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बन गया तो इस पर क्वेश्चन, ग्राफ बन गया तो उस पर क्वेश्चन, इस टाइप से, ठीक है। तो एक बार समझते हैं, हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट के हिसाब से हम लोग रेट कैसे लिखेंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लो के हिसाब से हम लोग रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर 1। ये दोनों सेम चीज है तो दोनों को इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर इस आर को हम लोग इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आते हैं और डी टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आते हैं, ये ले आए। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन हम लोगों ने लगा दिया, के कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने बाहर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम में आ रहा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू होता है log x बेस e, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम आ रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद में आएगा log r, ठीक है। जैसे यहाँ पर x की जगह पर log x लिख दिया तो यहाँ पर हम लोग log r लिख देंगे। इधर ये तो पहले ही भी बताया था, इंटीग्रेशन dt मीन्स t होता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे इंटीग्रेशन dt t लिख दिया हम लोगों ने, और बाद में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो जैसे पहले वाले मेथड में किया था वैसे ही मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन r0, t इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये टर्म हट जाएगी, तो ये 0 हो गया, ठीक। और r की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, r0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग rt की जगह पर r0 लिख देते हैं, तो हमारे पास में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस log r0।
हम लोग सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस लोग आर टी इज इक्वल टू के टी, फिर ये यहाँ पुट कर रहे तो आएगा माइनस लोग आर जीरो। ठीक है, तो सी की वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस लोग आर टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के टी, ये हो जाएगा प्लस लोग आर जीरो। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हम लोग किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो लॉग ई लिखा है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग होते हैं तो इसको इस तरीके से भी प्रिंट किया जाता है। नेचुरल लॉग को ln से भी लिखते हैं, तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ln आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी और ये ln आर जीरो। अब क्योंकि लॉग को हम लोग log 10 के बेसिस पर भी यूज किया करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने log ई को log 10 में कन्वर्ट कर लिया है और ये हो जाएगा log 10 आर टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लोग आर जीरो बेस 10। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया होगा जरा सा याद करके बताओ। लोग के लिए हमारे पास में रिलेशन होता है log ई ऑफ ए इज इक्वल टू होता है 2.303 log 10 ए। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2.303 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए हैं, इसलिए ये इक्वेशन इस तरीके से नजर आ रही है। इस इक्वेशन को हम लोगों को याद कर लेना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यही इक्वेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तब हम लोग जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के निकाल रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो जरा, यहां पर देख लो, इसको उस तरफ लेके चले जाओ तो ये उधर जाएगा तो प्लस का लोग आर जीरो हो जाएगा, तो के टी इज इक्वल हो जाएगा लोग आर जीरो माइनस लोग आर टी। ठीक है, अब लोग का फॉर्मूला होता है ना, याद करो, लोग एम माइनस लोग एन इज इक्वल टू होता है लोग एम डिवाइडेड बाई एन। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा लोग आर जीरो डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, टी को इसके नीचे ले आओ तो के इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन टी लोग आर जीरो अपॉन आर टी। ये हमारे लिए के का फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर लोग का बेस ई है तो इसको हम लोग ln के टर्म्स में, यानी कि नेचुरल लोग के टर्म्स में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln आर जीरो अपॉन आर टी। और इसी को हम लोगों को मान लो log 10 की टर्म्स में लिखना है तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10 आर जीरो अपॉन आर टी। ये दोनों फॉर्मूले हमारे काम के, इनमें से किसी एक को याद करो और दूसरे को कन्वर्ट कर लो। ठीक, हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन 2 है, इसमें हम लोग आर जीरो अपॉन आर टी की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, मान लो हमारे पास में ये log x बेस e इज इक्वल टू ए है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, e को उधर ले जाओ और इसको हम लोग लिख देते हैं e टू द पावर a। ये मेथड हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को ही दोबारा लिखा है। अब यहाँ से आर जीरो अपॉन आर टी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो e इधर चला जाएगा और के टी को e की पावर में लिख देंगे। यहाँ पे a को e की पावर में लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पर भी के टी को e की पावर में लिखेंगे। तो आर जीरो अपॉन आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर के टी। ठीक है, अब हम लोगों को तो यहाँ पर आर टी में इंटरेस्ट है तो दोनों साइड हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। ये हो जाएगा आर टी अपॉन आर जीरो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर के टी। इसको ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी, क्योंकि जो ऊपर लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव आती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक, अब इस आर जीरो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर टी कितना आएगा, आर जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। इस फॉर्मूले को भी हम लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। ये अलग तरीके से यूज होता है, ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग आर टी निकाल सकते हैं, इधर से भी हम लोग आर टी निकाल सकते हैं। अब जब भी कभी कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें ये लिखा हो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और क्योंकि e की पावर नेगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग टाइप से बना करता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर r और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करते हैं, y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग r और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो यहाँ पर हम लोग t इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा और कोई भी नंबर टू द पावर 0 1 होता है तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो r t कितना आएगा, केवल r0 ही आएगा। तो t इक्वल टू 0 पर r की वैल्यू कितनी है, r0। उसके बाद में ये डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पर ये दरअसल e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ नहीं है, यहाँ पर तो x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो ये नहीं बनता है, ये हम लोगों ने
टी के रेफरेंस से बनाया है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। अब हम इस वाले ग्राफ को देखते हैं। देखो ये ग्राफ किस किस के बीच में बना हुआ है, log r बेस 10 और टाइम के बीच में बना हुआ है, यानी कि इसी इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर रखा है हम लोगों ने, है ना। तो ये इक्वेशन दरअसल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से, तो ये हमारा m है, m मीन स्लोप ऑफ द कर्व। तो m कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि ये जो ग्राफ है इसका स्लोप है माइनस के अपॉन 2.303। ये वैल्यू हम लोगों को याद होनी चाहिए। और इसी तरीके से ये वाला ग्राफ log e RT और टाइम t के बीच में, और ये इसके लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन काम में ले रहे हैं। यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ये तीन चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, इनका डेरिवेशन याद होना इतना जरूरी नहीं है। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो गैसियस रिएक्शन के अंदर हम लोग गैस के प्रेशर पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि जो भी रिएक्टेंट है या जो भी प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन प्रेशर के हिसाब से दी जाती है। तो जब हम लोग K की बात करेंगे तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log 10। और यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हम लोग प्रेशर को यूज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T। ठीक, तो होता कैसे, मान लो अपने पास में कोई रिएक्शन है A इज इक्वल टू B प्लस C। मान लो इनिशियली इसका प्रेशर P1 है, ये दोनों थे ही नहीं, तो इनका प्रेशर 0 रहेगा। फिर टाइम T मान लो इसके x मोल ब्रेक होके यहाँ पर x मोल B के बन रहे हैं और x मोल C के बन रहे हैं, तो हमारे पास में टाइम T प्रेशर कितना होगा, P1 माइनस x। इसका कितना होगा x, इसका कितना होगा x, क्योंकि जो प्रेशर होता है मतलब पार्शियल प्रेशर या पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल रहा करता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब एट टाइम T टोटल प्रेशर कितना आएगा, इन सबको सम कर दो, टोटल प्रेशर PT इज इक्वल हो जाएगा P1 माइनस x प्लस x प्लस x। एक एक से एक x कैंसिल, तो कितना आएगा P1 प्लस x। ठीक है, यहां से हम लोगों को x की जरूरत पड़ेगी, वो देखो कैसे हो रहा है। हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर तो P1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर रखना पड़ रहा है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T इज व्हाट, P1 माइनस x। तो यहाँ पर हम लोगों को x पता करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर x निकाल रहे हैं। P1 को उधर लेके चले जाओ तो x इक्वल हो जाएगा PT माइनस P1। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T इज इक्वल टू P1 माइनस x। ये रहा, x की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इसको माइनस के कारण से ये प्लस हो जाएगा, P1 और P1 2P1 हो गया, और ये माइनस PT आई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास में इस वाली इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट आएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log 10 P1 अपॉन 2P1 माइनस PT। अभी जो डेरिवेशन है इसको रटना नहीं है, खाली समझना है कि हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह पर पार्शियल प्रेशर या प्रेशर यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो आती है तो उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोला करते हैं। ठीक है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वहां से कितने टाइम के बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। ठीक है, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोला करते हैं। ठीक, तो हाफ लाइफ को हम लोग T 0.5 से लिखते हैं, या T हाफ से लिखते हैं, या कैपिटल T 0.5 या कैपिटल T हाफ से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक, अब देखो हम लोगों को वो टाइम पता करना है जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो मान लो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू होता है R0 माइनस RT अपॉन T। ठीक है, तो ये जो RT होगा वो क्या हो गया, अब R0 अपॉन 2, भाई इसका हाफ हो गया ना अब, तो यहाँ पर RT की जगह पर R0 अपॉन 2 लिख दो। R में से R0 अपॉन 2 माइनस होगा तो R0 अपॉन 2 ही बचेगा, तो ये हो गया R0 अपॉन 2। और ये जो T है इसको अब हम लोग स्पेशली T हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब हाफ लाइफ कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने T की जगह पर T हाफ लिख दिया। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा, T हाफ को उधर लेके चले जाओ, K को इधर ले आओ, तो T हाफ इज इक्वल टू आएगा R0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू K। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, R0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। दूसरा, ये जो R0 अपॉन 2 है इधर सल क्या है, हाफ लाइफ में कितनी कंसंट्रेशन है वही तो है ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई K। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग को डायरेक्ट ही कंसंट्रेशन दे रखी है हाफ लाइफ वाले टाइम में, तो हम लोग उसकी वैल्यू को डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो
यहाँ पर R0 को 0 रखोगे तो टी ऑफ कितना हो जाएगा 0, R0 को इंक्रीज करेंगे तो टी ऑफ इंक्रीज होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर टी ऑफ और R0 के बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना आएगा 1/2 के। अब देखो थोड़ा सा याद करो, हमारे पास अभी तक जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की। अब हमारे पास में जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx टाइप की है। इसमें हम लोग y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, x जो है वो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं, देखो जरा, टी हाफ, इस 2k को मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 1/2k, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R0। तो ये अपना y है और ये अपना x है। तो x के साथ में जो मल्टीप्लाई हो गया है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1/2k। तो इस पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यूज के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो उसका स्लोप कितना होता है 1/2k। ठीक है। फिर जो मैंने पहले पॉइंट बोला था कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की इक्वेशन थी वो ये थी 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10 R0 upon RT। ठीक है। तो ये जो RT है इसकी जगह पर हम लोग R0 upon 2 लिखेंगे। R0 से R0 कैंसिल, और ये इस लाइन के नीचे डिवाइड होकर आ रखा है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास में आएगा K इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ log 2। टी की जगह हम लोगों ने टी हाफ लिख दिया क्योंकि अब हम लोग हाफ लाइफ में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ से टी हाफ निकालने के लिए इसको इधर ले आओ और के को इसके नीचे ले आओ। तो ये हमारे पास में बन जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू log 2। अब ये जो log 2 है ये दरअसल बेस 10 में चल रहा है, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। हम लोग को ये याद होना चाहिए। जब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.693 आ जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ऐसा फॉर्मूला काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको हम लोगों को याद रखना है। और इसी टाइप का फॉर्मूला हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां पर भी ये हाफ लाइफ आएगा न्यूक्लियर रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है। तो इसी टाइप का फॉर्मूला वहां पर हुआ करता है। हाँ, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पर कोई R0 वगैरह नहीं आ रखा। इसका मतलब है कि जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो केवल के पर डिपेंड कर रही है। ये हमेशा कांस्टेंट है नहीं, के हमेशा कांस्टेंट थोड़ा ना होता है, के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए जो टी हाफ होगा वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टी हाफ नहीं बदलेगा, ये जरूर बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। लेकिन यदि टेम्परेचर चेंज होएगा तो हाफ लाइफ चेंज होगी। इस चीज को हम लोगों को नोटिस करना है यहाँ पर। थोड़ा सा हाफ लाइफ का एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास में शुरू में टाइम टी, ये टाइम वाला एक्सेस है, शुरू में 100 मॉलिक्यूल्स थे और फिर ये बाद में कुछ टाइम के बाद में 50 हो गए। तो जितने टाइम के बाद में 50 होंगे उसको हम लोग फर्स्ट हाफ लाइफ बोलेंगे। फिर ये 50 के बाद में 25 हो गए तो जो अगला हाफ लाइफ है उसको हम लोग T1/4 बोलते हैं। ठीक है। तो ये पहला हाफ लाइफ है, ये दूसरा हाफ लाइफ है, इस तरीके से ना। तो हम लोगों को किसी पर्टिकुलर टाइम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है n इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर t डिवाइडेड बाई टी हाफ। इस वाले फॉर्मूले को हम लोगों को याद रखना है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे काम आने वाला है। अभी इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई रिएक्शन होगी जो दिखने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नजर नहीं आ रही है, पर एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है या जो रिएक्शन है उसकी रेट केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, और वो भी किस तरह से, कंसंट्रेशन टू द पावर 1। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से बोल रहे हैं, दीज आर द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट अपीयर टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इन स्पेशल कंडीशंस दे बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ये दो एग्जांपल्स है और दोनों एग्जांपल्स हम लोगों को याद रखने, क्योंकि जब भी पूछता है तो हम लोगों को इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल लिख लेना है। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। तो ये हमारे पास में कोई रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है। तो नॉर्मली ये सोचा जाता है कि इसके लिए जो रेट है वो इस टाइप से डिपेंड कर रहा होगा, रेट इज इक्वल टू समथिंग के और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये इस तरीके से हो रहा होगा। लेकिन जब हम लोग H2O को एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, तब इसका जो रेट है
वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल एथिल एसिड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रखा है तो इसकी कंसंट्रेशन में कुछ खास चेंज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसिड कौन से केस में, जब H2 एक्सेस अमाउंट में हम लोगों ने ले रखा है, तब ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तौर पर वर्क करता है। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कंडीशन क्या है, जब H2 एक्सेसिव अमाउंट में यूज हो रहा है। इसी तरीके से इन्वर्जन ऑफ केन्स वगैरह, यहाँ पर भी जब H2 एक्सेसिव अमाउंट में यूज हो रहा है तब इसकी जो रेट इक्वेशन है वो खाली सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हम लोगों को याद होने चाहिए और इसका रीजन भी ध्यान होना चाहिए।